हाय एवरीवन। तो आज की ये जो वीडियो होगी ना, ये प्रैक्टिस सेट 2 होगी। अब ये प्रैक्टिस सेट किसका है? ये एलटी का है। जैसे कि मैंने कराया था ना सोनेट 29 138 का प्रैक्टिस हमने किया था ना। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस का प्रैक्टिस एंड चिंचन एबे वर्ड्सवर्थ की 3 पोएम है ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड चिंचन एबे। तो तीनों का आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, तीनों पोएम की। तो आज ये जो प्रैक्टिस होगा ये विलियम वर्ड्सवर्थ का भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने सोनेट 29 138 जो शेक्सपियर की पोइट्री थी वो हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसकी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया है यूट्यूब पे ही। आज की इस वीडियो में भी मैंने तीनों थ्योरीज की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, चिंचन एबे की एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये तीनों की थ्योरी भी पढ़ाई है यूट्यूब पे ही, आपके एलटी की क्लास में मिल जाएगी। और आज उसी तीनों का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो अभी एक न्यूज़ आ रही है अध्यक्ष का, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। वहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि एग्ज़ाम टलेगा या नहीं होगा, तो ये आपका काम नहीं है कि एग्ज़ाम टलेगा या नहीं होगा। ये टेंशन लेने का आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ पढ़ने का। तो आप पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा, चाहे वो अक्टूबर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिसंबर का एग्ज़ाम हो, वो अपने टाइम पे होगा। वो टेंशन में मत छोड़िए कि हाँ एग्ज़ाम होगा नहीं, अब फिर संशय बन चुका है तो हम पढ़ेंगे कि नहीं, बनना पढ़ें। तो ये अपना टाइम मत बर्बाद करिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम होना ही होना है, चाहे वो एलटी का हो, चाहे वो टीजीटी, चाहे पीजीटी। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो टेंशन मत लीजिए। होना रहेगा तो वो अक्टूबर के हो जाएगा, दिसंबर में आपका 18-19 दिसंबर को पेपर है टीजीटी का, वो हो जाएगा। उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम उस बीच अब इस टेंशन में हम ये क्या करें कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई मत छोड़िए आप लोग अपनी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे वॉच कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और एलटी की 34 क्लासेस, ठीक है। आज मैंने 34 क्लासेस, आज 34 मैंने अपलोड कर दिया है। तो 34 क्लास हो चुकी है जो एलटी की थ्योरी की क्लास है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जाके। फिर अब हम धीरे धीरे पीछे से हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस द पोएट फील्स दैट हिज ब्लाइंडनेस प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम सर्विंग गॉड विद हिज वन टैलेंट, व्हाट इज़ दिस टैलेंट। अच्छा, इन्होंने एक टैलेंट के बारे में बात की अपनी पोइट्री में, ठीक है। तो ये टैलेंट है क्या, व्हाट इज़ दिस टैलेंट, ये टैलेंट क्या है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएट अपनी टैलेंट्स मतलब अपने अंधेपन से काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी चिंता में है। उन्हें लगता है कि वो अपने ईश्वर, मतलब उन्हें लगता है कि ईश्वर ने उन्हें एकमात्र एक टैलेंट दिया है। अब वो अंधे हो चुके हैं, तो अब उस टैलेंट का, वो उस प्रतिभा का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने वन टैलेंट का मतलब पोइटिक एबिलिटी से किया है। किससे? पोइटिक एबिलिटी को बताया है, ठीक है। ये जो इंडिकेशन है ना, ये बाइबल की पैरेबल ऑफ द टैलेंट से लिया गया है। वन टैलेंट कहाँ से लिया गया है, ये जो संकेत दिया जा रहा है, ये बाइबल के पैरेबल ऑफ द टैलेंट से लिया गया है, जहाँ ईश्वर द्वारा दी गई टैलेंट को छुपाना या बेकार छोड़ना क्राइम माना जाता है। तो मिल्टन मानते थे कि पोइट्री और राइटिंग उनकी सेवा का ही मुख्य साधन है। किसकी? ईश्वर की। पोइट्री और राइटिंग यही एक साधन है ईश्वर की सेवा करना, ये मिल्टन का मानना था। क्योंकि उनकी आंखें चली गई हैं, रोशनी चली गई आंखों की, इसलिए अब उन्हें लगता है कि ईश्वर ने जो मुझे वन टैलेंट दिया, यानी कि पोइटिक टैलेंट, पोइटिक लिखने का जो टैलेंट है, अब मेरी आंखें नहीं है तो मैं कैसे लिखूं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वन टैलेंट मीन्स पोइटिक एबिलिटी जो ईश्वर ने दिया है। और ये जो वन टैलेंट है, ये जो इशारा है, ये बाइबल की पैरेबल ऑफ टैलेंट से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। द पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ अ क्रिटिक ऑफ व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये जो पोएम है, ये किसकी आलोचना करता है, मॉडर्न लाइफ के किस एस्पेक्ट की आलोचना करता है। रिलीजियस स्केप्टिसिज्म, पॉलिटिकल करप्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मटेरियलिज्म, द डिक्लाइन ऑफ मोनार्की। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की इस सोनेट में ना मॉडर्न समाज की उस टेंडेंसी की आलोचना है जिसमें लोग केवल मटेरियलिज्म यानी कि भौतिक वस्तुएं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि जो औद्योगिक क्रांति है उससे, मतलब उसी की तरफ झुक गए थे। यानी कि दुनिया की चीज़ों में कमाना खाना। वर्ड्सवर्थ तभी कहते हैं ना, गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी लेवेस्ट ऑफ पार्स, यानी कि हम धन कमाने और खर्च करने में अपने असली मानवीय शक्ति और नेचर से जुड़ाव को खो बैठे हैं। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट में स्कोर जरूर शेयर करना आप लोग, कितना आपने स्कोर किया है, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स हैव पास बिटवीन वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एंड सेकेंड विजिट टू टिंटन एबे। कितनी ईयर्स पास मतलब कितने ईयर्स बीत चुके हैं वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट विजिट और सेकेंड विजिट के बीच में। तो वर्ड्सवर्थ पहली बार टिंटन एबे की जगह पर कब गए थे, तो 1793 में गए थे, है ना। टिंटन एबे ये पहली बार कब गए थे, 1793, और दूसरी बार ये कब गए हैं, 1798। तो कितने ईयर्स बाद गए हैं, 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि दोनों ट्रैवल के बीच में 5 ईयर्स का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे 5 ईयर्स करेक्ट हो जाएगा। लाइन कंपोज फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग बैंक्स ऑफ वायर ड्यूरिंग अ टूर, जुलाई 13, 1798, ठीक है। द फाइनल लाइन्स ऑफ मिल्टन सोनेट, तो मिल्टन की सोनेट का फाइनल लाइन क्या है। एक मिनट, मैंने मिल्टन की सोनेट को भी ले लिया है, ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ का सिर्फ दो ही वर्क है, एक आपका टिंटन एबे है, एक आपका ये है, क्या बोलते हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये मिल्टन की है। मिल्टन का भी मैंने इसी में ले लिया है, बाकी मिल्टन का हम पैराडाइज लॉस्ट ले लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मिल्टन की जो सोनेट है फाइनल लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट एक्सप्रेसेस अ टोन ऑफ, ठीक है। तो मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस से लिया गया है, बाकी वर्ड्सवर्थ की 2 वर्क से लिया गया है, ओके। तो यहाँ पे मिल्टन का जो सोनेट फाइनल लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये क्या बताता है, तो ये क्या बताता है, मिल्टन की इस पोयम में लास्ट लाइन में पोएट समझता है, यहाँ पे पोएट ये समझते हैं कि ईश्वर की सेवा केवल राइटिंग या मेहनत से नहीं होती है, बल्कि अगर आप पेशेंसली इंतज़ार भी कर रहे हो, समर्पण भी एक प्रकार की ईश्वर की सेवा है। तो यहाँ पे हम्बल एक्सेप्टेंस, इनको लगता था कि मेरा जो पोइटिक टैलेंट चला गया है, अब मैं कैसे ईश्वर की सेवा करूँगा। इनको लगता था कि वही पोइटिक टैलेंट के थ्रू हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, कविता लिखकर या राइटिंग लिखकर। अब चूंकि उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, मतलब उनकी आंखों की रोशनी चली गई हैं, तो वो सोचते हैं कि अब इस पोइटिक टैलेंट का क्या होगा, मैं ईश्वर से कैसे ईश्वर की सेवा करूँगा। तो ये 8 लाइन में ही समझते हैं, उसके बाद देन मतलब 8 लाइन में ये शिकायत करते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, 6 लाइन में इनको समझ में आता है कि हाँ, ईश्वर की सेवा करना केवल एक्टिव एक्शन नहीं कि लाइक राइटिंग या मेहनत से नहीं होती, बल्कि धैर्यपूर्वक अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हो, समर्पण भी एक प्रकार की ईश्वर की इच्छा है, मतलब ईश्वर की सेवा है, ठीक है। तो हम्बल एक्सेप्टेंस की भावना को प्रकट करना, ना कि क्रोध या निराशा को। इन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, व्हाट डज द स्पीकर विश टू बी सो ही कैन रिकनेक्ट विद नेचर। वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं, मतलब द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में स्पीकर नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसके थ्रू, हर्मिट, सेलर, फॉर्मर या पेगन। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं कि यदि वो पेगन होते तो कम से कम वो नेचर के जो डिवाइन पावर्स हैं उसको तो देख सकते, उसको तो अनुभव कर सकते हैं। डिवाइन पावर्स लाइक प्रोटियस एंड ट्राइटन को तो देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेगन इज़ करेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब पैगनिज्म जो होते थे वो नेचर पूजा से जुड़े थे, और पोएट इसी मॉडर्न भौतिकवादी समाज से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं पैगनिज्म को। इन टिंटन एबे हु डज वर्ड्सवर्थ एड्रेस डायरेक्टली इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोइट्री के लास्ट पार्ट में वर्ड्सवर्थ मतलब टिंटन एबे में हु डज वर्ड्सवर्थ एड्रेस डायरेक्टली फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम। मैंने पढ़ाया टिंटन एबे, और लास्ट जो पोएम का फाइनल सेक्शन है उसमें वर्ड्सवर्थ डायरेक्ट किसे एड्रेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वो अपनी बहन डोरोथी को एड्रेस कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन में, इस पोएम के लास्ट फाइनल सेक्शन में वो डायरेक्ट अपनी बहन को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट वो अपनी बहन डोरोथी से सीधे बात करते हैं, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज स्ट्रक्चर्ड एज व्हाट टाइप ऑफ सोनेट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है ये किस मतलब सोनेट तो है ही है, लेकिन किस पैटर्न को फॉलो करता है। सोनेट तो 2 प्रकार की होती है, एक आपकी पेट्रार्कन है, एक आपकी शेक्सपियरियन है। तो कौन सी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, शेक्सपियरियन, पेट्रार्कन, स्पेंसरियन या मिल्टोनिक। तो ये पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को। पेट्रार्कन वही ऑक्टेव, 8 लाइन ऑक्टेव, 6 लाइन्स ऑफ स्टेट। ऑक्टेव में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व मतलब क्वेश्चन वगैरह उठाया जाता है, सस्टेट में उसी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह द फ्रेज गेटिंग एंड स्पेंडिंग इन वर्ड्सवर्थ पोएम रेफर्स टू। तो ये जो फ्रेज है गेटिंग एंड स्पेंडिंग, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम का है, जो क्या बताता है हमें
किसकी तरफ इशारा करता है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग मतलब केवल धन अर्जित करना और खर्च करना। इसका क्या मतलब? ये सब जो मॉडर्न ह्यूमन है ना, मॉडर्न ह्यूमन की जो कॉमर्शियलिज्म है और कंज्यूमरिज्म की आलोचना है। वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि इस रीजन से मनुष्य जो है वो नेचर से दूर हो गया, इसी रीजन से। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी दैट वर्ड्सवर्थ हियर्स इन टिंटन एबे। तो टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ की एक लाइन आती है, सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब क्या है? जिसको वर्ड्सवर्थ सुनते हैं टिंटन एबे में, इसका मतलब क्या? मानव जीवन की पीड़ा और संघर्ष वो कहाँ सुनते हैं? तो नेचर की शांति और ब्यूटी को देखते हुए भी पोएट मानव समाज की जो दुख तकलीफ है, जो जीवन संघर्ष, उसको फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, द सफरिंग एंड टर्मोइल इनहेरेंट द ह्यूमन लाइफ। और ये सारी चीज़ें उनको कहाँ दिखाई देती हैं? नेचर में। व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क इन द ऑक्टेव ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ऑक्टेव में क्या क्वेश्चन रहता है? आखिर पोएट किस चीज़ के लिए चिंतित रहता है, परेशान रहता है? क्वेश्चन क्या रहता है? आखिर वो ऑक्टेव में कौन सा क्वेश्चन करते हैं पोएट? वाई गॉड मेड मी हिम ब्लाइंड, इफ़ गॉड एक्सपेक्ट हिम टू वर्क विदाउट शाइट, कि इफ़ हिज टैलेंट इज़ वर्थलेस नाउ, हाउ ही कैन कंटिन्यू टू राइट पोइट्री। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन करते हैं ना ऑक्टेव में पोएट मिल्टन जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और वो कहते हैं कि अब जब वो मैं अंधा हो गया हूँ तो क्या मेरी जो पोएटिक टैलेंट है वो बेकार है। वो पूछते हैं क्या ईश्वर उससे बिना दृष्टि के भी मेहनत और सेवा की अपेक्षा कर सकता है? यानी कि मतलब उस पर्सन से भी ईश्वर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिसके पास दृष्टि नहीं है, अंधा है, क्या उससे भी ईश्वर चाहता है कि वो भी काम करे? ये क्वेश्चन था। The speaker in The world is too much with us would rather see Proteus rising from the sea than what? तो इसका बताना है हमें। ओके, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में जो स्पीकर है, ठीक है, तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में जो स्पीकर है वो वुड रादर सी प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी देखना चाहता है। देन वॉट? क्यों? क्योंकि द बैरननेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो मॉडर्न भौतिकवादी जीवन से इतना ऊब चुके हैं, जो मॉडर्न लाइफ है वो इतना ऊब चुके हैं कि उन्हें अब प्रोटियस यानी कि जो पौराणिक समुद्र देवता है प्रोटियस का समुद्र से निकलना भी ज़्यादा आनंददायी लगता है, खुशी लगता है, देखकर उन्हें अच्छा लगता है। तो ये संकेत है कि पोएट को मॉडर्न जीवन की जो बैरननेस है, जो निरस्ता है, वो पोएट इनसे नफरत कर रहा है और वो अपनी कल्पना के माध्यम से नेचर से जुड़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के माध्यम से। द मेमोरी ऑफ द वाई वैली इन टिंटन एबे हैज़ प्रोवाइडेड द पोएट विद सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। व्हाट डज दिस सजेस्ट? ये क्या सजेस्ट कर रहा है? टिंटन एबे में इन्होंने वाई वैली के बारे में, वाई वैली की मेमोरी को भी शेयर किया है, ठीक है, और यहाँ पे बताया सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो पोएट यहाँ पे बताते हैं कि वाई वैली की जो यादें हैं वो मात्र क्या है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, बल्कि वो गहरी शारीरिक यादें हैं। मतलब इस याद ने उनके दिल को, उनके ये जो याद है ना, इस याद ने उनके दिल, उनके ब्लड तक, यानी कि उनके रक्त तक, उनके ब्लड में, उनके खून में मिठास घोल दी है और वह उन्हें आध्यात्मिक संतोष भी प्रदान करता है। तो अ डीप फिजिकल एंड इमोशनल कनेक्शन है ये जो वाई वैली है, जो उन्होंने टिंटन एबे में बताया है। जितनी भी चीज़ें उन्होंने टिंटन एबे में बताई हैं सब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उनके रग रग में बसी है, नेचर उनके रग रग में बसा है। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ पेशेंस इन मिल्टन सोनेट सर्व्स टू, ठीक है, तो मिल्टन के सोनेट में पेशेंस जो है, जो कि पर्सोनिफिकेशन है, ये क्या सर्व्स करता है, क्या बताता है, मतलब ये क्या उत्तर देता है? जो आपका पेशेंस है, जो कि एक पर्सोनिफाई कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन है। तो पेशेंस पोएट को समझाती ये है कि ईश्वर को सबकी समान सेवा चाहिए और जो धैर्यपूर्वक उसकी इच्छा स्वीकार करता है वह भी उसकी सेवा करता है। तो इस प्रकार पेशेंस जो है वो जवाब देती है। तो प्रोवाइड द पोएम सेंट्रल आंसर एंड रेजुलेशन, ठीक है, जो इस तरह जो पेशेंस है ना वो पोइट्री का जो सेंट्रल आंसर है और समाधान प्रस्तुत करती है। द लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स सजेस्ट दैट ह्यूमैनिटी हैज़। ये जो लाइनें हैं ना, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, ये क्या सजेस्ट करती है कि ह्यूमैनिटी को क्या
इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो अब नेचर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो अब नेचर से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता है, यानी कि वो आत्मा और जीवन नेचर से दूर हो गया, यानी कि वो अपने आप को नेचर से एकदम ही अलग कर लिया है और किसके पीछे भाग रहा है, भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिकम एलिनेटेड फ्रॉम द नेचुरल वर्ड्स, ठीक है। Wordsworth description of his younger self in Tintin Abbey portrays him as someone who loved nature in a, इसका बताना है हमें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ हिज यंगर सेल्फ, यानी कि अपने बचपन, यानी कि अपने बचपन नहीं, युवावस्था, यानी कि उन्होंने अपने युवावस्था, मतलब इसमें बताया है टिंटन एबे में, उन्होंने अपने यूथ डेज़ के बारे में, यूथ डेज में जो उन्होंने अनुभव फील किया था उस अनुभव के बारे में बताते हैं कि वे नेचर से किस तरह जुड़े हुए हैं, वो नेचर में किस किस चीज़ों से प्यार करते हैं, किस तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वे नेचर से जंगली जानवरों जैसे पैशनेट, अनथिंकिंग, एनिमल लाइक वे करते थे, यानी कि उस समय उनका प्रेम कैसा था, भावनात्मक था, इमोशनल था, फिलोसफिक में नहीं था। जिस समय वो पहली बार गए थे जब पैशनेट था, अनथिंकिंग था एंड एनिमल लाइक वे था, यानी कि जब वो यूथ डेज में गए थे टिंटन एबे में 1793 में गए थे, तो वो बस नेचर को सीन देखते थे, कूदते थे, लाइक एनिमल, जैसे एनिमल कूदते फादते हैं वैसे ये भी चलते थे। मतलब इनका जो लगाव था नेचर से वो कैसा था, इमोशनल था, फिलोसफिक नहीं था। लेकिन जब दोबारा ये 5 साल के बाद गए तो इनका जो नेचर का देखने का तरीका है ये बदल गया, ठीक है। What does Milton light symbolize in the opening line when I consider how my light is spent? तो यहाँ पे इन्होंने लाइट के बारे में बात किया है, ठीक है, ओपनिंग लाइन में when I consider how my light is spent, तो यहाँ पे इन्होंने लाइट के बारे में बात की। ये लाइट है क्या है, तो ये लाइट इनकी आई शाइट है, ठीक है। मिल्टन बताते हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। The sea that bears her bosom to the moon is an example of what literary device? कौन सा एग्जाम्पल है, ये समुद्र को यहाँ पे शी हर बोजम टू द मून, यहाँ पे समुद्र को ना एक फीमेल की तरह रिप्रेजेंट किया गया, जो चाँद के सामने अपने वक्ष, यानी कि वो जो चाँद के सामने अपना वक्ष क्या कर देती है, उजागर कर देती है। तो यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है किसे, सी को, ठीक है, जो कि एक पर्सोनिफिकेशन है, तो ये ध्यान रखना है। In Tintin Abbey the poet hopes his sister will remember him as, टिंटन एबे में पोएट यहाँ पे अपनी सिस्टर से उम्मीद रखते हैं कि वो क्या चीज़ें उनसे, मतलब क्या चीज़ें वो याद रखेगी, उनको लेकर वो क्या चीज़ें याद रखेगी, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी से कहते हैं कि वह उन्हें अ वर्शिपर ऑफ नेचर के रूप में याद रखे। वह उन्हें किस रूप में याद रखेगी, तो अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम मुझे याद रखना, कैसे याद रखना, अ वर्शिपर ऑफ नेचर के रूप में। वे चाहते हैं कि जब वो संसार में ना रहें, मीन्स जब उनकी डेथ हो जाए, तब भी डोरोथी को ये विश्वास हो कि उनका भाई नेचर में परमात्मा को देखता है और उसी का भक्त है नेचर का, यानी कि मुझे तुम अ वर्शिपर ऑफ नेचर के रूप में याद कर सकती हो। नेक्स्ट पे आएंगे, मिल्टन्स रेफरेंस टू द पैरेबल ऑफ टैलेंट फ्रॉम द बाइबल सर्व्स टू हाईलाइट इज, तो यह भी मैंने बताया ऊपर। तो बाइबल की ये पैरेबल ऑफ टैलेंट में से कहा गया कि ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा को छुपाना क्या है, अपराध है, ठीक है। तो फियर ऑफ वेस्टिंग हिज गॉड गिवन एबिलिटीज़, तो मिल्टन का ये डर था कि उनकी अंधा होने के कारण वह अपनी ईश्वर की, मतलब अपने ईश्वर ने उन्हें टैलेंट दिया है तो अपने ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। अब मेरा तो ख़राब हो गया, यानी कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई, तब उस टैलेंट का क्या मतलब, वो टैलेंट तो वेस्ट है। इसलिए उन्होंने इसे अपनी पोइट्री में इसका मेंशन किया, यानी कि फियर ऑफ वेस्टिंग हिज गॉड गिवन एबिलिटीज़, यानी कि जो गॉड ने हमें एबिलिटीज़ दी है अब उसका वेस्ट है, ठीक है। ये किसका डर था, मिल्टन का। ये बाइबल की पैरेबल ऑफ टैलेंट में कहा गया है कि अगर ईश्वर कोई आपको टैलेंट देता है तो उसका यूज़ करो। अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप आप ईश्वर की सेवा कर रहे हो। तो वही डर था मिल्टन को, समझ में आ रहा ना, वही डर था कि मैं, ईश्वर ने मुझे पोइटिक टैलेंट दिया लिखने का, अब जो कि मेरी आंखें चली गई हैं, अब मैं उस पोइटिक टैलेंट का क्या करूँगा, सेवा नहीं करूँगा तो वहाँ जाके मुझे डांट पड़ेगी, कुछ इस तरह।
द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस फॉलोज विच राइमिंग स्कीम, यहाँ पे कौन सी राइमिंग स्कीम ये फॉलो करता है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। देखिए ये एक पेट्रार्कन सोनेट पे है और इसकी राइमिंग स्कीम ही वही है अब्बा अब्बा, सी डी डी सी डी, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा अब्बा अब्बा सी डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट डज द स्पीकर इन टिंटनएबे बिलीव नेचर कैन ऑफर अगेंस्ट द एविल टंग्स एंड स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन। तो टिंटनएबे में स्पीकर ने मतलब स्पीकर को बिलीव है कि नेचर ऑफर कर सकती है इविल टंग्स के अगेंस्ट या स्नीयर सेल्फिश के अगेंस्ट। क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ मानते थे कि जब समाज में स्वार्थी लोग आलोचना, निंदा और व्यंग करते हैं तब नेचर ने उन्हें क्या दिया, स्पिरिचुअल सोलेस और मॉरल रेजिलियंस देती है। ठीक है, तब नेचर क्या करती है नेचर उन्हें स्पिरिचुअल यानी कि मानसिक शांति देती है और नैतिक शक्ति देती है। तो यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा, स्पिरिचुअल सोलेस एंड मॉरल रेजिलियंस। ठीक है, इविल टंग्स मतलब वही जो आलोचना करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, स्नीयर सेल्फिश मैन यानी कि स्वार्थी लोग, यानी कि जब समाज में स्वार्थी लोग आलोचना, निंदा, व्यंग करें तब नेचर ही उन्हें मानसिक शक्ति देती है, स्पिरिचुअल सोलेस देती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। द योग दैट गॉड प्लेसेस ऑन हिज सर्वेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंस इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका बताना है हमें। द योग दैट गॉड प्लेसेस ऑन हिज सर्वेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंस ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो पेशेंस हैं, ठीक है, पेशेंस के अनुसार गॉड अपने सेवकों पर जो योग रखते हैं वो है क्या, यानी कि गॉड अपने सेवक पर जो योग रखते हैं वो है क्या। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में यही पूछा गया ना, मतलब इसमें यही पूछा गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कि पोइट्री में जो पेशेंस नाम का जो कैरेक्टर है वो ईश्वर अपने भक्तों पर किस प्रकार का योग रखते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, वो लकड़ी का ढांचा होता है। योग मतलब क्या होता है, वो लकड़ी का स्ट्रक्चर जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो जिम्मेदारी या कर्तव्य का बोध। तो इस पोयम में पोएट अपने अंधेपन के कारण ईश्वर की सेवा न कर पाने की दुखी है, मतलब वो ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दुखी हैं। तब वहाँ पे पेशेंस उन्हें समझाता है और यहाँ पे ईश्वर का जो जुआ है यानी कि योग है वो क्या है, माइल्ड है। इसका मतलब ईश्वर अपने भक्तों से भारी भरकम शारीरिक काम नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि वो उसकी इच्छा को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। तो माइल्ड एंड ईजी टू बियर, जिससे जो मेरा भक्त है, जो मेरे सेवक हैं, वो सहन कर सकें। ठीक है, तो ये जो योग है ये कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता अपने भक्तों से भारी भरकम शारीरिक काम कराना चाहा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द माइथोलॉजिकल फिगर ट्राइटन मेंशन इन वर्ड्सवर्थ कनेक्ट इज नोन फॉर। तो वर्ड्सवर्थ की सोनेट में ये जो इन्होंने दो फिगर का नाम बताया था, तो एक फिगर ये थे ट्राइटन थे, जो एक माइथोलॉजिकल फिगर थे ट्राइटन। ये किस लिए जाने जाते हैं ट्राइटन, तो वर्ड्सवर्थ ने साफ उसमें बताया ना, ये जो आपके ये ग्रीक माइथोलॉजिकल में ट्राइटन जो है वो सी के देवता हैं। अब पोसाइडन, ये जो ट्राइटन है ना ये सी के देवता, सी गॉड मतलब सी गॉड के पोसाइडन के बेटे हैं। किसके बेटे हैं, पोसाइडन, POSEIDON, पोसाइडन के ये बेटे हैं। और इन्हें अक्सर कॉन्च शेल बजाते हुए दिखाया गया है। कॉन्च शेल यानी कि एक शंख बजाते हुए, तो माना जाता है कि वो अपने शंख को बजाकर समुद्र की लहरों को शांत कर देते हैं। तो वर्ड्सवर्थ इस कैरेक्टर का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया नेचर के साथ उस खोए हुए रिलेशन को दर्शाने के लिए जिस पर वो फिर से महसूस करना चाहते हैं। तो कामिंग द सी विद द कॉन्च शेल हॉर्न। द सिटिंग ऑफ टिंटनएबे इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो टिंटनएबे की जो सिटिंग है उसका बैकग्राउंड है वो किस नदी के किनारे पर बेस्ड है। तो लाइंस यहाँ पे याद रखना है कौन सी, यहाँ पे हम टिंटनएबे की अगर टाइटल देखें, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटनएबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई, जो कि टाइटल में ही हमें वाई रिवर पता चल रहा है। तो यानी कि वाई रिवर पर ही बेस्ड है ना। वाई रिवर के किनारे जो सीन्स वगैरह है उस पर बेस्ड है। जो इंग्लैंड के, ये वाई रिवर कहाँ है, जो इंग्लैंड के वेल्स की सीमा पर स्थित है। तो पोएट यहाँ पे 5 साल बाद इस जगह पर लौटते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। द फ्रेज है एर हाफ माई डेज इन मिल्टन सोनेट रेफर्स टू हिज ब्लाइंडनेस अक्रिंग। ठीक है, तो मिल्टन के सोनेट में एक फ्रेज आता है एर हाफ माई डेज, ये एक फ्रेज है एर हाफ माई डेज।
इसका क्या मतलब है, उनके अंधेपन से जो हुआ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एर हाफ माई डेज। तो मिल्टन यहाँ पे अगर हम देखें, इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो मेरे आधे दिन बीतने से पहले, एर मतलब बिफोर। तो मिल्टन लगभग 44 ईयर्स ओल्ड में ही अंधे हो गए थे, जिसे उस समय एक समान इंसान के जीवन का एक ना क्या बोल सकते हैं मिडिल पॉइंट माना जाता था उस समय। तो इस लाइन के थ्रू पोएट इस बात पर शोक व्यक्त कर रहे हैं कि उनके आंखों की रोशनी बुढ़ापे में या जीवन के अंत में नहीं गई, बल्कि जीवन के बीच में ही चली गई। जीवन के में अभी उनका जीवन का आधा ही दिन मतलब आधा ही टाइम गुजरा था जीवन का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का आधा टाइम ही गुजरा था। वर्ड्सवर्थ यूजेस द फ्रेज सॉर्डेड बोन टू डिस्क्राइब। वर्ड्सवर्थ ने एक फ्रेज़ का यूज़ किया था शॉर्डेड बोन। ये इन्होंने फ्रेज़ का यूज़ कहाँ किया, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में किया है। और ये शॉर्डेड बोन इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मटेरियल वेल्थ गेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ द सोल। पोएट इस फ्रेज़ का यूज़ उस भौतिक धन और सांसारिक चीज़ों के बारे में करते हैं जो जिसे समाज ने अपनी आत्मा और नेचर से रिलेशन खोकर प्राप्त किया है। यानी कि वो दुनिया की चीज़ें, वो दुनियावी चीज़ें जिसे इंसान ने नेचर को खोकर पाया है। यानी कि बून मतलब वरदान, क्योंकि इससे भौतिक सुख सुविधा मिलती है। लेकिन ये घिनौना है, शॉर्डेड मतलब घिनौना, क्योंकि इसे पाने की प्रोसेस में इंसान अपनी मानवता और नेचर से जुड़ाव को ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए इन्होंने शॉर्डेड बून कहा है। बून कहा है जो उन्हें भौतिक सुख सुविधा मिली वो बून है। घिनौना इसलिए कहा है क्योंकि इस भौतिक सुख सुविधा को मिलने की वजह से उनका नेचर से जो जुड़ाव था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। नेचर को त्याग करके उन्होंने इस बोन को पाया है, इसलिए शॉर्डेड बोन है, जो कि ऑक्सीमोरोन है ये। द रीथ ऑफ स्मोक फ्रॉम द वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स इन द टिंटन एबे सजेस्ट। तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, टिंटन एबे में आती हैं। द रीथ ऑफ स्मोक, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टिंटन एबे में जो आपके रीथ ऑफ स्मोक यानी कि जो आपके हाउसलेस वुड्स यानी कि हाउसलेस घरहीन जंगलों में रहने वाले जो खाना बदोश हैं यानी कि ड्वेलर्स हैं खाना बदोश, वहाँ से निकलने वाला रीथ ऑफ स्मोक मतलब जो धुएं का छल्ला है, ये क्या दिखाता है। इसमें वर्ड्सवर्थ ने मेंशन किया है टिंटन एबे में। तो उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे में बताया, पोएट जब वाई नदी के किनारे सीन को देखते हैं ना तो उन्हें जंगलों के बीच धुआं उड़ते हुए दिखाई देता है। तो ये धुआं किसी फैक्ट्री या प्रदूषण का संकेत नहीं है, बल्कि ये उन साधुओं या गरीब लोगों की झोपड़ियों से आ रहा है जो नेचर के बीच में शांति से रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर सी, द क्वाइट अनऑब्ट्रूसिव प्रेजेंस ऑफ ह्यूमैनिटी विद इन नेचर। ठीक है, ये धुआं नेचर के भीतर मानवता की शांत और सामंजस्यपूर्ण सिचुएशन का दिखाता है। जो ये धुआं हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस हु आर इन द किंगली स्टेट दैट गॉड सर्व्स। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ईश्वर का जो किंगली स्टेट में कौन सेवा करता है, ईश्वर की किंगली स्टेट में कौन सेवा करता है। ठीक है, तो कौन सेवा करता है, हमने पढ़ा था ना, लास्ट लाइन में आता है, दोज हु आर पेशेंस एंड फेथफुल, मतलब जो धैर्यवान रहते हैं, जो विश्वास पात्र रहते हैं, वही सेवा करते हैं। यही तो है। तो यहाँ पे पोइट्री में, पोएम में जो पेशेंस है वो बताता है ना, ईश्वर की राजा की तरह ही, जिस स्टेट ईश्वर जो है वो एक राजा की तरह है और उनके आदेश पर हजारों एंजल्स जमीन और समुद्र पर बिना रुके काम करते हैं। लेकिन पोएट के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दे ऑल्सो हु सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं, इंतजार। इसका मतलब कि जो लोग पेशेंसली, धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भले वो कोई महान काम नहीं कर पा रहे हैं। The overall tone of the world is too much with us is one of, तो the world is too much with us का जो ओवरऑल टोन है वो कैसा है, जॉयफुल सेलिब्रेशन है, काम इंडिफरेंस है कि फ्रस्ट्रेटेड लेमेंट है कि होपफुल ऑप्टिमिज्म है। तो अगर हम इस सोनेट के पूरा ओवरऑल मिजाज की बात करें, टोन की बात करें, तो पोएम की शुरुआत में ही एक शिकायत होती है ना, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये दुनिया हम पर बहुत हावी हो गई है, ये खुद शिकायत है। तो पोएट इस बात से बहुत दुखी है, बहुत निराश है, मतलब गेटिंग एंड स्पेंडिंग, जो कि क्या है, फ्रस्ट्रेटेड लेमेंट है ये। द सेकेंड स्टेज ऑफ द पोएट रिलेशनशिप विद नेचर द टिंटन एबे इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टिंटन एबे में नेचर के साथ पोएट का रिलेशन
सेकेंड स्टेज किस विशेषता से बताता है। ये देखो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है टिंटन एबे। हाँ, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ये मैंने सब पढ़ाया उसमें। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है, यानी कि टिंटन एबे में नेचर के साथ पोएट का जो रिलेशन है उसका सेकेंड स्टेज किस विशेषता से है। तो इस क्वेश्चन में टिंटन एबे जो है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एन एकिंग जॉय एंड डेजी रैप्चर हो जाएगा। एन एकिंग जॉय एंड डेजी रैप्चर, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें टिंटन एबे में फर्स्ट स्टेज उनका कौन सा रहता है टिंटन एबे में, जब बचपन रहता है, चाइल्डहुड, यानी कि नेचर के साथ एक जानवर की तरह बिना सोचे समझे शारीरिक जुड़ाव था उनका। दूसरा स्टेज इनका क्या था टिंटन एबे में, युवावस्था, यानी कि यूथ डेज। ये जो अवस्था था ना, ये तब का था जब पोएट 5 साल पहले यहाँ आए थे, यानी कि 1793 में आए थे। और ये अवस्था ना अत्यधिक भावुक था, थोड़ा सा तीव्र था। और पोएट इसे क्या कहते हैं, एकिंग जॉयस एंड डेजी रैप्चर कहते हैं, यानी कि दर्द देने वाली खुशियाँ और चक्कर ला देने वाला आनंद। ठीक है, तो ये इंटेलेक्चुअल नहीं था बल्कि एक इमोशनल अनुभव था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज में इन्होंने बताया। फर्स्ट स्टेज में मतलब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया टिंटन एबे, वहाँ पे बताया है। मिल्टन यूज ऑफ द वर्ड मर्मर टू डिस्क्राइब हिज क्वेश्चनिंग ऑफ गॉड सजेस्ट। इसका हमें बताना है क्या होगा। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस 60 क्वेश्चन लिया था मैंने, ज़्यादा नहीं है इसमें। मिल्टन ने एक वर्ड का यूज़ किया मर्मर, है ना। मिल्टन ने एक वर्ड का यूज़ किया है मर्मर टू डिस्क्राइब हिज क्वेश्चनिंग ऑफ गॉड डिजेक्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो अ सबटल इंटरनल कंप्लेंट, अ सबटल इंटरनल कंप्लेंट। ठीक है, मिल्टन ने एक वर्ड का यूज़ किया मर्मर, ये डिस्क्राइब करता है हिज क्वेश्चनिंग ऑफ गॉड सजेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे इज़ अ लाइन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द थीम ऑफ। इसका बताना है हमें कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, ये लाइन कहाँ पे आती है, पहले ये देखेंगे। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे मतलब हमने अपने दिल को दे दिए। ये लाइन भी आपके द वर्ल्ड इज़ टू मच विद इसमें आती है, और इसमें बताया गया है कि ये लाइन किस विषय को सबसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रही है। अनरिक्वेटेड लव, स्पिरिचुअल एलाइनेशन फ्रॉम नेचर, की चैरिटेबल गिविंग, की पॉलिटिकल बीट्रेयल। ठीक है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, इसका लिटरल मीनिंग है कि हमने अपने दिल दे दिए। ठीक है, पोएट्री के रेफरेंस में पोएट ये कह रहे हैं कि मनुष्य ने, ह्यूमन ने भौतिक चीज़ों को पाने और खर्च करने के लिए अपनी इमोशंस, अपनी स्पिरिट और नेचर के साथ अपने गहरे रिलेशन को त्याग दिया है, जैसे मैंने ऊपर बताया अभी। तो ये नेचर से एक आध्यात्मिक अलगाव की भावना को बता रहे हैं, जहाँ ह्यूमन ने अपनी आत्मा को सांसारिक लाभ के लिए बेच दिया। सांसारिक लाभ पाने के लिए नेचर को अपनी आत्मा से इन्होंने अलग कर लिया नेचर से। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय द ब्यूटियस फॉर्म्स इन द लैंडस्केप इन टिंटन एबे। इसका बताना है ब्यूटियस इवनिंग, ब्यूटियस फॉर्म सॉरी। तो टिंटन एबे में इन्होंने एक ब्यूटियस फॉर्म्स से वर्ड्सवर्थ का क्या मतलब, इसका क्या तात्पर्य है। ब्यूटियस फॉर्म्स, इन्होंने एक लैंडस्केप मतलब लैंडस्केप के ब्यूटियस फॉर्म से वर्ड्सवर्थ का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ बताते हैं ना कि जब वो शहर की भीड़ भाड़ में होते हैं तब भी वाई रिवर की घाटी के ब्यूटियस फॉर्म की यादें उनके साथ रहती हैं, यानी कि ब्यूटियस यानी कि वाई नदी के जो सुंदर रूप हैं। जब वो शहर के भीड़ भाड़ में इलाके में रहते हैं ना, तब भी वो अपने वाई रिवर को याद करते हैं। तो वाई रिवर का जो ब्यूटियस फॉर्म्स है, जो सुंदर रूप है, उसको याद करते हैं, उनके साथ रहती है। तो ये जो ब्यूटियस फॉर्म का मतलब सिर्फ पहाड़ों और पेड़ों का भौतिक आकार नहीं, बल्कि पोएट के मन में बसी जो नेचर की वो आदर्श और यादगार यादें, जो उन्हें शांति देती है, जो उन्हें सुकून देती है। तो ये वो मानसिक तस्वीरें हैं, ये वो मानसिक इमेजेस हैं जिन्हें पोएट अपनी यादों में संजो के रखे हैं। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। द रेजुलेशन इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ट्रू सर्विस टू गॉड इज। इसका बताना है क्या होगा। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में रेजुलेशन इस विचार पर बेस्ड है कि ईश्वर की सच्ची सेवा क्या है। तो भाई रेजुलेशन क्या बताता है, यही बताया ईश्वर की सच्ची सेवा यही है जो पेशेंसली धैर्यपूर्वक उसकी इच्छा के प्रति समर्पण करना, वही सबसे अच्छी सेवा है। लास्ट लाइन यही है ना, दे ऑल्सो सब ओनली स्टैंड एंड वेट। नेक्स्ट पे आएंगे, द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये किस लिटरेरी मूवमेंट का उदाहरण है, किस लिटरेरी मूवमेंट का एग्जाम्पल है। न्यू क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, रिनेशा।
देखिए ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, जो रोमांटिक मूवमेंट के प्रमुख माने जाते हैं, तो रोमांटिक मूवमेंट के ही होंगे ऑब्वियसली, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट पे आएंगे, इन टिंटन एबे द पोएट्स प्रेजेंट व्यू ऑफ नेचर इज़ मोर मेच्योर बिकॉज इट इज़ कंबाइंड विद। तो टिंटन एबे में नेचर के प्रति पोएट का जो प्रेजेंट दृष्टिकोण है वो ज़्यादा क्या हो गया है, मेच्योर हो गया, क्योंकि यह जुड़ा हुआ है किस चीज़ से। तो पोएम में बताते हैं वर्ड्सवर्थ कि नेचर के साथ अपने रिलेशन के तीसरे और प्रेजेंट स्टेज के बारे में बताते हैं। तीसरे स्टेज में ये नेचर से मतलब तीसरे स्टेज में यानी कि जब ये सेकंड टाइम गए हैं 1798 में टिंटन एबे गए, तब उनका नेचर के साथ कैसा रिलेशन था इस बारे में बताते हैं, जिसे वो सबसे मेच्योर मानते हैं जब वो 1798 में गए थे। तो ये जो दृष्टिकोण था इसलिए मेच्योर है क्योंकि अब वो नेचर को केवल सुंदरता के सोर्स के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उसे मानवीय दुख पीड़ा की जागरूकता के साथ जोड़कर देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन सफरिंग, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, क्योंकि अब ये नेचर को मानवीय पीड़ा के रूप में देखते हैं, वो नेचर में मानवता के शांत द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी सुनते हैं और उनके दृष्टिकोण को अधिक गहरा और दार्शनिक बनाता है। ठीक है, मतलब अपने ये तीनों स्टेज बताते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में ये इनका सबसे ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में नेचर के साथ इनका रिलेशन कैसा होता है। द सस्टेट लास्ट 6 लाइन्स ऑफ ऑरेंज ब्लाइंडनेस फंक्शन एज। तो ऑरेंज ब्लाइंडनेस का जो सस्टेट है लास्ट 6 लाइन वो किस रूप में काम करता है। ठीक है, वो किस रूप, पेट्रार्कल सोनेट का 2 भाग होते हैं, 8 लाइन की ऑक्टेव और 6 लाइन की सस्टेट। तो ऑक्टेव में पोएट एक प्रॉब्लम एक क्वेश्चन करता है, जैसे क्या ईश्वर मुझसे दिन भर मेहनत की उम्मीद करता है जबकि मेरी आंखों की रोशनी उन्होंने छीन ली है। तो सस्टेट में उसी प्रश्न का उसी समस्या का समाधान दिया जाता है। ठीक है, सस्टेट में। तो इस पोइट्री में सस्टेट जो है ना वो क्या करती है, वो पेशेंस के थ्रू पोएट के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो एन आंसर टू द क्वेश्चन पोज्ड इन द ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव में पूछे गए प्रश्न का उत्तर ही दिया जाता है ये सस्टेट में। यानी कि सोनेट जो है ना, पेट्रार्कल सोनेट में 8 लाइन में प्रॉब्लम होती है और 6 लाइन में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। वर्ड्सवर्थ लेमेंट वी आर आउट ऑफ ट्यून सजेस्ट अ लाइक ऑफ वॉट विद नेचर। इसका बताना है क्या होगा। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का लेमेंट है, वर्ड्सवर्थ का विलाप है कि वी आर आउट ऑफ ट्यून, मतलब हम बेसुरे हो गए हैं। यानी कि नेचर के साथ किस चीज़ की कमी को दिखा रहा है ये। आउट ऑफ ट्यून का मतलब क्या, बेसुरा। ये एक ना म्यूजिक से जुड़ा हुआ शब्द है। जब कोई लायर, यानी कि जब लायर मतलब वाद्य यंत्र, जब कोई वाद्य यंत्र आउट ऑफ ट्यून होता है तो वो संगीत के साथ हारमोनी नहीं बना पाता है ना। तो वर्ड्सवर्थ इसी फ्रेज का यूज़ करके ये कहना चाहते हैं कि मॉडर्न जो ह्यूमन है वो नेचर के साथ अपना हारमोनी खो चुका है। हम नेचर के जो संगीत को फील नहीं कर पाते और उससे पूरी तरह से कट गए हैं। तो हारमोनी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप इन टिंटन एबे एज आर सोर्स ऑफ व्हाट फॉर द पोएट इन द सिटी। तो टिंटन एबे में जो हरे भरे लैंडस्केप हैं, जो ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप हैं, ये शहर में पोएट के लिए किस चीज़ का सोर्स है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ट्रैंक्विल या पेनफुल। यानी कि जो ग्रीन लैंडस्केप है टिंटन एबे का, जब पोएट शहर में होते हैं तो उनके लिए किस सोर्स का काम करता है। तो पोएम में वर्ड्सवर्थ याद करते हैं कि जब वो शहरों के शोरगुल और अकेले कमरों में होते थे तो वाई रिवर के इन हरे भरे लैंडस्केप, यानी कि वाई रिवर के इस हरे भरे शीन को याद करके उन्हें बहुत सुकून मिलता था और ये यादें उनके मन की शांति और ताजगी प्रदान करते थे। यानी कि जब वो शहर के शोरगुल में होते थे, भीड़ भाड़ में होते थे, तो जब वो वाई रिवर के सीन को याद करते थे ना, तो उनको ऐसा याद करने से उनको बहुत सुकून मिलता था, उनके मन को शांति मिलती थी। इसलिए वो इस लैंडस्केप, ये जो याद करने का लैंडस्केप है, उन्हें क्या सोर्स प्रदान करता था, ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन का सोर्स है, जो शहरी जीवन के तनाव से उभरने में मदद करता था। यानी कि शहर में जब मुझे बहुत तनाव होता था, मैं इन चीज़ों को याद कर लेता था और मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता था, सुकून देता था। व्हाट इज़ दैट वन टैलेंट, हाँ सही है, व्हाट इज़ दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड अ रेफरेंस टू। इसका क्या है बताना है। ठीक है, मतलब वह एक टैलेंट जिसे छुपाना डेथ के समान है। ये किसका रेफरेंस है, मतलब किसका रेफरेंस है ये,
तो जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस से है लाइन, सबको पता है। और ये बाइबल के पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स का एक स्पष्ट क्लियर है। इस कहानी में क्या होता है, पैरेबल जो बाइबल का है, बाइबलिकल पैरेबल ऑफ द टैलेंट, ठीक है। इसमें इस कहानी में क्या होता है, एक मालिक अपने सेवकों को टैलेंट देता है, ठीक है। टैलेंट यानी कि उस समय की एक मुद्रा होती है, वो देता है। जो सेवक उस पैसे को निवेश करके आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें इनाम मिलता है। लेकिन जो सेवक डर के मारे अपने टैलेंट को छिपा देता है तो उन्हें सज़ा दी जाती है। तो मिल्टन अपने पोइटिक टैलेंट की तुलना इसी टैलेंट से करते हैं, ठीक है। अपनी पोइटिक टैलेंट की तुलना वो इसी टैलेंट से करते हैं और डरते हैं कि अंधेपन होने के कारण इसका यूज़ न कर पाने पर ईश्वर उन्हें क्या देगा, सज़ा देगा। इसी तरह तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाइबलिकल। द फ्रेज है अ क्रीड आउट वन इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस रेफर्स टू। इसे बताना है हमें, ये जो फ्रेज है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में फ्रेज है एक अ क्रीड आउट टर्न, यानी कि घिसी पिटी आस्था। ये क्या रेफर करता है, क्रिश्चियनिटी, मॉडर्न साइंस, एंशियंट पैगन बिलीफ्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, क्या रेफर करता है ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा एंशियंट पैगन बिलीफ्स, ठीक है। एंशियंट पैगन बिलीफ्स, क्योंकि पोएम में वर्ड्सवर्थ कहते हैं ना कि वो मॉडर्न भौतिकवादी होने के बजाय एक पैगन बनना पसंद करेंगे जो अक्रीड आउट वॉर्न, यानी कि घिसी पिटी या पुरानी पड़ चुकी आस्था में पला बड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, वर्ड्सवर्थ होप फॉर हिज सिस्टर इन टिंटन एबे इज दैट नेचर विल। टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के लिए क्या आशा करते हैं कि नेचर करेगी। तो पोइट्री के लास्ट सेक्शन में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन ड्रोथी को एड्रेस करते हैं। पोइट्री का लास्ट सेक्शन है टिंटन एबे का, और वो उम्मीद करते हैं कि जो नेचर है वो ड्रोथी के जीवन में भी एक इम्पॉर्टेंट गाइड बनेगी, जिस तरह मेरे जीवन में बनी तो ड्रोथी के जीवन में भी एक इम्पॉर्टेंट गाइड बनेगी। तो उनकी कामना ये थी कि नेचर उसके मन और आत्मा को आकार देगी, दुख के समय भी उसे आराम देगी। वो रिक्वेस्ट करते हैं या प्रार्थना करते हैं कि नेचर उसकी संरक्षक बने और उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दें, जैसे नेचर ने मुझे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शेप हर माइंड एंड स्पिरिट और कंफर्ट हर इन शोरो। मिल्टन का क्वेश्चन है डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबल लाइट डिनाइड, ये किसका एग्जाम्पल है। क्या ईश्वर आंखें छीनकर यानी कि रोशनी छीनकर भी दिन भर काम करने की अपेक्षा कर सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे पोएट उत्तर पाने के लिए नहीं पूछ रहा है, बल्कि इस क्वेश्चन का यूज़ अपनी हताश, अपनी दुख, अपना दर्द, अपना आंतरिक अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को व्यक्त कर रहा है। तो ऐसा प्रश्न जो उत्तर की अपेक्षा के बिना केवल प्रभाव डालने या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए पूछा जाता है तो उस ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। द विंड्स दैट विल बी हॉलोइंग एट ऑल आवर्स आर प्रेजेंटेड एज, इसका बताना है वो हवाएं जो हर समय गरजती रहती हैं, विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, ये किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की लाइन है, ठीक है। वो ये हवाएं जो हर समय गरजती रहेंगी, तो ये लाइनें याद रखना। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से है, यहाँ गरजती हुई हवाओं को उन्होंने नेचर की एक शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में दिखाया गया है। पोएट को दुख है कि ये हवाएं, समुद्र और चाँद जैसी नेचुरल ताकतें मौजूद तो हैं, लेकिन मॉडर्न मनुष्य इनसे इतना कट गया है कि वो इन पर ध्यान ही नहीं देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ नेचुरल एनर्जी दैट ह्यूमैनिटी नाउ इग्नोर्स। द एंकर ऑफ द पोएट्स प्योरेस्ट थॉट इन टिंटन एबे इज, तो टिंटन एबे में पोएट के प्योरेस्ट थॉट का एंकर है, ये क्या है। तो पोएट्री में पोएट अपने मेच्योर दृष्टिकोण को बताते हैं। वर्ड्सवर्थ नेचर को अपने सबसे एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट कहते हैं, किसको, नेचर को। एंकर ऑफ, ये ध्यान रखना, द एंकर ऑफ माई, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, ये नेचर को कहते हैं वो, ठीक है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, ये नेचर को कहते हैं। और एंकर यहाँ पे क्या है, एंकर मतलब लंगर हिंदी में बोलते हैं। एंकर यानी कि जहाज को जो रोकता है और उसे बहने से, मतलब जहाज को एक जगह पर रोक देता है और उसे बहने से रोकता है। इसी तरह पोएट के लिए भी नेचर की जो यादें हैं, उसका जो अनुभव है, वही शक्ति है जो उसके विचारों को एक स्थिरता प्रदान करती है, गहराई प्रदान करती है और एक मॉरल आधार प्रदान करती है। इसलिए इन्होंने एंकर का नाम लिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हिज मेमोरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ नेचर।
जिस तरह एंकर शिप को रोकता है उसी तरह एंकर इनके दिमाग को भी क्या करता है, उसी एंकर का इन्होंने नाम लिया है, इसलिए इन्होंने नेचर को द एंकर ऑफ माई पेरो थॉट कहा है। द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिटवीन इन, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मेन कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है। तो मेन कॉन्फ्लिक्ट इस पोएम में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो पोएट के अंदर चल रहा है। एक तरफ उसे अपनी पोएटिक टैलेंट का यूज़ करके ईश्वर की सेवा करना अपना ड्यूटी फील कर रहा है, दूसरी तरफ उसका अंधापन, उसकी शारीरिक सीमा यानी कि फिजिकल लिमिटेशन है जो उसे ऐसे करने से रोकती है। तो इन्हीं दोनों के बीच में चल रहा है द पोएट एंड हिज पॉलिटिकल एनिमीज। नहीं ये नहीं है, सॉरी, द पोएट सेंस ऑफ ड्यूटी एंड हिज फिजिकल लिमिटेशन, ये है, ठीक है, दोनों के बीच में चल रहा है। द ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न इन वर्ड्सवर्थ सोनेट रेफर टू साइड्स ऑफ, इसका बताना है क्या होगा। तो वर्ड्सवर्थ की सोनेट में ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न यानी कि झलकियाँ जो मुझे कम उदास करेंगी, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। तो ये लाइनें आपके द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की लाइनें हैं। पोएट कहते हैं कि एक पेगन होना पसंद करूँगा मैं, कहते हैं ना कि मैं एक पेगन होना पसंद करूँगा ताकि मुझे ऐसी झलकियाँ देखने को मिले जो मेरी उदासी को कम कर दे, है ना। तो ये झलकियाँ क्या होंगी, ये इमेजेस क्या होंगी, मैं ऐसी झलक देखना चाहता हूँ जो मेरी उदासी को कम कर दे। और ये झलक क्या होंगी, समुद्र से निकलते हुए प्रोटियस को संग बजाते हुए और पुराने ट्राइटन की, ये दोनों मैं नेचर के फिगर को देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइथोलॉजिकल बीइंग कनेक्टेड टू नेचर, ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन दैट नेचर प्रोवाइड्स इन टिंटन अबे हेल्प द पोएट टू कोप विद, अभी मैंने ऊपर बताया इसको, ठीक है। तो टिंटन अबे में नेचर द्वारा प्रदान की जाने वाली जो शांत यानी कि ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन पोएट को किससे निपटने में मदद करती है। तो वर्ड्सवर्थ पोएम में क्लियरली कहते हैं कि जब वो शहर में होते हैं वाई नदी के सीन को याद करते हैं और उस सीन को याद करने से उन्हें शांति प्रदान मिलती है। ये यादें उन्हें शहरों और नगरों के शोरगुल के तनावपूर्ण अशांत माहौल से निपटने में मदद करती है। द डेडिंग ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, मिल्टन रोड ऑन हिज ब्लाइंडनेस अप्रॉक्सीमेटली इन विच ईयर, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने कब लिखा है इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये हमें बताना है। तो 1655 में, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब लिखा है, 1655 में, क्योंकि 1652 में ये पूरी तरह से अंधे हो गए थे। और कुछ लिटरेरी स्कॉलर्स का मानना है कि उन्होंने इस सोनेट की राइटिंग लगभग 1655 में की। वो ये टाइम था जब वो अंधेपन की ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है, 1655, ओके। तो ये ध्यान रखना है। और ये आता है कि दिस सोनेट इज़ बिलीव्ड, और माना जाता है कि ये सोनेट कंपोज कब की गई थी, तो 1652 में। 1652 में ये सोनेट कंपोज की गई थी। इन द ईयर मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड 1655, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो 1652 टू 1655 इन्हीं के बीच में अप्रॉक्सीमेटली लिखी गई थी, तो ये ध्यान रखना है। ऑप्शन में 1652 है नहीं, 55 है, तो हम इसी पे आंसर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 1652 से लेकर 1655 के बीच में लिखी गई थी। नेक्स्ट पे आएंगे, द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का जो सेंट्रल थीम है वो किसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, नेचर और इंडस्ट्री के बीच में है। किसके बीच में है, नेचर एंड इंडस्ट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। नेक्स्ट पे आएंगे, द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, द लैंग्वेज ऑफ द सेंस इन टिंटन एबे रेफर द पोएट्स। तो यहाँ पे हम बात करें कि टिंटन एबे में लैंग्वेज ऑफ द सेंस पोएट की किस अनुभव को रेफर कर रहा है। तो इस फ्रेज में ना पोएट अपने यूथ डेज में नेचर के साथ सीधे बिना किसी सोच विचार के अनुभव को बता रहे हैं। ये वो टाइम था जब वो नेचर को केवल अपने इंद्रियों यानी कि आँख कान आदि के माध्यम से फील करते थे, जैसे कि हम लोग नेचर को देखते हैं, ठीक एक जानवर की तरह, ग्लैड एनिमल मूवमेंट। उस समय उनके अनुभव में कोई गहरा दार्शनिक या बौद्धिक चिंतन शामिल नहीं था, केवल बस जो हम नेचर को फील जैसा करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जैसे हम लोग देखते हैं। द टोन ऑफ द ऑक्टेव इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो ऑक्टेव है यानी कि पहली 8 लाइन का जो टोन है सबसे अच्छी तरह से कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी तरह से मतलब पोएट अपने अंधेपन पर शोक कर रहे हैं ना 8 लाइन में, वो इस बात को लेकर चिंतित है, निराश हैं, दुखी हैं कि उनकी जो टैलेंट अब ईश्वर की सेवा के लिए बेकार हो गई है। वो ईश्वर के न्याय पर सवाल उठाते हैं।
तो इन लाइनों में ना जो टोन है वो काफ़ी दुख भरा टोन है, चिंता है, हताश से भरा हुआ है। तो एनेक्सियस एंड डिस्पेयरिंग। बाय विशिंग टू बी अ पेगन द स्पीकर इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिजेक्टिंग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पेगन होने की इच्छा करके द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में स्पीकर क्या चीज़ रिजेक्ट कर रहा है, क्या चीज़ रिजेक्ट कर रहा है, वो पेगन बनना चाह रहा है, क्या चीज़ वो रिजेक्ट कर रहा है। जब पोएट एक मूर्ति पूजक होने की इच्छा करता है यानी कि पेगन बनना चाहता है, तो वो उस मॉडर्न दृष्टिकोण को रिजेक्ट कर रहा है। किसे? अ वर्ल्ड व्यू दैट सेपरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम नेचर। ऐसा वर्ल्ड व्यू जिसने ह्यूमन को नेचर से दूर कर दिया, ऐसा समाज जो नेचर को केवल एक वस्तु के रूप में देखता है जिसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। द स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स इन टिंटन एबे गिव द पोएट अ सेंस ऑफ। तो टिंटन एबे में स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स पोएट को कैसा फील देता है? स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिफ मतलब खड़ी और ऊंची चट्टानें। तो पोइट्री में वर्dsworth कहते हैं ये जो ऊंची चट्टानें हैं, इनका जो लैंडस्केप है, इनका जो दृश्य है, इसको आकाश की शांति से जोड़ते हैं और उनके मन पर और भी गहरे एकांत के विचार आते हैं। ये चट्टानें उन्हें दुनिया से दूर एक गहरे शांतिपूर्ण अलगाव को फील कराती हैं। तो थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस गॉड स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ईश्वर की जो अवस्था है, ईश्वर की अवस्था का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है ईश्वर की जो स्टेट है वो किस रूप में, डिमांडिंग, किंगली, डिस्टेंट या फॉर द किंगली। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ टिंटन एबे इज। टिंटन एबे का लिटरेरी फॉर्म क्या है ये हमें बताना है। टिंटन एबे का जो लिटरेरी फॉर्म है वो है क्या? ओके ओके तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है। उस पॉइंट पे ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है जब पोएट एक जगह पर लास्ट, जो टिंटन एबे का लास्ट नहीं है, लास्ट सेक्शन है जहाँ वो अपनी बहन को एड्रेस करते हैं, एक लंबी स्पीच देते हैं, अपने विचारों, अपने भावनाओं को बताते हैं, लेकिन बहन नहीं बोलती, तो वहाँ पे ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाता है। द फ्रेज है स्लीपिंग फ्लावर्स इन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ मेटाफर फॉर। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में जो स्लीपिंग फ्लावर है, सोते हुए फूल, ये किसका मेटाफर है? ठीक है। पोएट यहाँ पे कहते हैं ना कि हवाएं गरज रही हैं, लेकिन हम इंसान नेचर के प्रति इतने उदासीन हो गए हैं कि हमें प्रभावित नहीं करता है। तो सोते हुए फूल एक मेटाफर है जो नेचर की उस एबिलिटी, उस सुंदरता का सिंबल है जिसे ह्यूमन क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोते हुए व्यक्ति की उपस्थिति पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही जो मॉडर्न मनुष्य है वो नेचर की सुंदरता के प्रति सोया हुआ है, वो देख नहीं रहा है। तो पोटेंशियल ऑफ नेचर दैट ह्यूमैनिटी इग्नोर्स। व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन टिंटन एबे। तो टिंटन एबे में जो मेमोरी है ना वो क्या भूमिका निभाती है? जो यादें हैं, यादें तो सब कुछ हैं इस पोएम का ना। टिंटन एबे जो यादें हैं ना, जो मेमोरी है, वो पोइट्री का एक ना सेंट्रल एलिमेंट है। नेचर की यादें ने पोएट को शहर में रहते हुए शांति और सुकून दिया। याद ही उन्हें अपने पर्सनल विकास को समझने में मदद करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। इट इज़ क्रिएटिव एंड restorative force that connect past and present. The final 6th line of the world is too much with us state present. तो लास्ट की जो 6 लाइन है वो क्या प्रेजेंट करती है? पोइट्री की 8 लाइन में तो मॉडर्न दुनिया की समस्या के बारे में बताते हैं, लास्ट के 6 लाइन में वो एक सॉल्यूशन बताते हैं। इसके बजाय पोएट एक पर्सनल कल्पनाशील एक ऑप्शन देते हैं, मतलब वो एक पेगन होने की कल्पना करते हैं ताकि वो नेचर से जुड़ सके, ये बताते हैं। अ पर्सनल इमेजिनेटिव अल्टरनेटिव टू द मॉडर्न वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन है हु प्रिवेंट द पोएट्स मर्मर और कंप्लेंट इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोएट की जो बड़बड़ाहट थी, जो मर्मर था, जो शिकायत को कौन रोकता है? तो पोइट्री में एक मोमेंट आता है जब पोएट ईश्वर के प्रति मर्मर यानी कि शिकायत करने ही वाला, तभी पेशेंस यानी जिसको पर्सोनिफाई किया गया है वो कैरेक्टर आके उसे रोक लेता है, कहता है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ 60 क्वेश्चन। कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चूंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे, अब टिंटन एबे से लिए गए थे, तो बिना समझाए तो एक्सप्लेन किए तो आप आंसर दे नहीं पाते, इसलिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। हाँ, लाइनें इसमें मैंने कम लिया है, लाइनें नहीं लिया, लाइनें से हम अलग से वीडियो देखेंगे, सिर्फ लाइनें पढ़ेंगे बस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।